हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स आज मैं जेड 2018 का पेपर सॉल्यूशन कराने आपको आया हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट तो केमिस्ट्री होती है सॉल्यूशन में, तो बाकी में तो सब में आंसर बता दिया। अगर समझ में नहीं आया तो याद कर लो, या कोई स्ट्रक्चर से हो रहा हो बायोलॉजी या एग्रीकल्चर में तो बस वो समझा सकते हैं टीचर्स लोग। तो बाकी केमिस्ट्री में होता है सॉल्यूशन प्रॉब्लम। तो मैं आपको पहले केमिस्ट्री का पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के पेपर का आंसर की और आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। केमिस्ट्री का पेपर भी मतलब पूरा पेपर आपको इस लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं हर बार डिस्क्रिप्शन में लिंक देता रहूँगा, आप वहाँ से पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का और केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आता जाएगा, मैं सोल्यूशन सामने करवाता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर पुनः कोलाइडी प्रावस्था में लौटता है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। यानी कोई पदार्थ पहले से अवक्षेपित हो चुका है, यदि कोई पदार्थ है वो पहले से अवक्षेपित का मतलब पेंदे में जम चुका है या ऊपर एक जगह, मतलब जैसे छाछ में घी आता है ना, वैसे एक जगह अगर इकट्ठा हो चुका है, उसमें अगर विद्युत अपघट्य कोई पदार्थ मिला दे अपन, विद्युत अपघट्य कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होते हैं, अगर उनको अगर मिला दिया जाए तो फिर से वह कोलाइडी प्रावस्था में लौट जाए। यानी पहले से फिर से, जैसे दही दूध में अगर जैसे मान लो छाछ में आपकी घी आ रखा है, अगर उस घी में सुबह सुबह घी निकालते हैं, उसमें घी आ रखा है, उस घी में अगर मान लो गर्म पानी डाल दे तो वो पूरा का पूरा घी अलग होके वापस छाछ में मिल जाता है, वैसे ही वहां पर वो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्य मिला दे और वापस कोलाइडी विलयन में अगर वापस परिवर्तित हो जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी पेप्टीकरण। क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। ठीक है, जेड 2018 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? जेड 2020 के लिए, कि जेड 2020 में ये काम में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में पाया जाता है? कौन सा तत्व है पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में पाया जाता है? तो देखिए आप याद रखो कि जो पृथ्वी होती है वो किससे बनी होती है? सिलिका, मिट्टी से, और मिट्टी का फॉर्मूला होता है SiO2। क्या फॉर्मूला होता है? SiO2। अब पृथ्वी की सतह पर है तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? मिट्टी मिलेगी, और मिट्टी का फॉर्मूला क्या है? SiO2। एक तो सिलिकन है, दो ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा सिलिकन होगी कि ऑक्सीजन? बताओ क्या होगी? एक सिलिकन पे दो ऑक्सीजन है, तो ज्यादा जनरल से क्या होगी? ऑक्सीजन। क्या होगी? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होगा। तत्व की बात कर रहा हूं, धातु की बात नहीं कर रहा हूं, अधातु की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे आ रखा है, देखो तत्व कौन सा है सबसे ज्यादा, धातु कौन सी है, धातु कौन सी है? तो आपका जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा होता है, और ये 46.6% के समथिंग होता है। कितना? 46.6% के समथिंग होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह पदार्थ जो गेंग से अभिक्रिया कर गलनीय सामग्री बनाए, यानी वह पदार्थ जो गेंग क्या होता है? अपयस्क। क्या होता है? अपयस्क। यानी जो अयस्क के साथ मिला होता है, अवांछित पदार्थ, जैसे मिट्टी हो गई, कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे काम के नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? गेंग कहलाते हैं। और वो ऐसा पदार्थ जो गेंग से अभिक्रिया करके भी गलनीय पदार्थ बना दे, वो क्या कहलाता है? फ्लक्स। क्या कहलाता है? फ्लक्स। FLUX, फ्लक्स। क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव्य अमोनिया में सोडियम का तनु विलयन नीले रंग का होता है। द्रव्य अमोनिया में सोडियम का तनु विलयन नीले रंग का होता है। किसके कारण होता है नीले रंग का? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए आपके पास ये कोई सामने रिएक्शन है, इसमें क्या होगा? यहां पर ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन यहां से आता है आपके पास, देख लीजिए ये वाला, देखो यहां पर देखो, ये सारी धातु भी हो सकती है और आपकी सारी मर्दा धातु भी हो सकती है। यहाँ पर आपको सोडियम दे रखा है तो सारी धातु हो गई। मान लो कल को आपको मैग्नीशियम दे दे या कैल्शियम दे दे या लिथियम दे दे, तो आप याद रखना सारी धातु होगी तो यहाँ पर M आएगा। क्या? यहाँ पर M आएगा और यहाँ पर M+, यानी जो धातु है वो सारी धातु थी वो +1 में जाती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज कितना? -1, इतना इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अगर मान लो यही सारी मर्दा धातु हो, ये तो सोडियम के लिए
लिथियम के लिए, पोटेशियम के लिए, इनके लिए हो गया। अगर मान लो इस M की जगह अगर आपके पास कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, तब आप क्या करोगे, तब भी नीले रंग का आएगा, लेकिन थोड़ा सा गहरे नीले रंग का आएगा। और उस जगह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव +1, तो वहां धातु किसमें जाएगी, +2 में जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसी अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से, इसी अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से नीला रंग आता है। कौन सा रंग आता है, नीला रंग आता है। याद रहेगा आपको ये बात, ठीक है दोस्तों। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने हेतु संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस में भाग लेता है। यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के लिए दोस्तों देखना, कोई भी जो डी कक्षक, डी उपकोष का कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। एक तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, जो उसकी हमेशा +1 या +2 होती है, ठीक है। इसके बाद की जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो कैसी होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। कैसी होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। और ये जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ये +3, 4, 5, 6 इतने 7 तक जाती है, ठीक है, +8 तक भी होती है। तो ये परिवर्तन, सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, ये केवल NS के इलेक्ट्रॉनों के कारण आती है। किसके, NS कक्षक के भाग लेने की, NS उपकोष के भाग लेने के कारण आती है। लेकिन यदि इसमें ये +3 यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ये है +3, +4, तो ये जब आती है तब भाग लेता है NS के इलेक्ट्रॉन, N-1 डी के इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, NP के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो तीसरा आंसर, केवल NS व N-1 डी के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, किंतु NP के नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका है, जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण विलयन में मिलाया जाता है तो गहरा नीला रंग बनने का कारण किस कारण दिखाई देता है। तो जो कॉपर है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, और आपका जो है वो ये बनता है CuNH3 का होल 4 +2, ठीक है, ये वाला आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नियोप्रीन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है। नियोप्रीन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है। देखिए नियोप्रीन है वो क्या होता है, एक तरह से कृत्रिम बहुलक होता है। क्या होता है, कृत्रिम बहुलक। और जो आइसोप्रीन होता है वो आपका क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। प्राकृतिक रबर होता है आपका आइसोप्रीन, और जो नियोप्रीन होता है वो आपका क्या होता है, कृत्रिम रबर, ठीक है। तो जो आपका कृत्रिम रबर होता है, देखो उसकी और आइसोप्रीन दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है। मैं 2019 वाले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, वहां पर आइसोप्रीन और नियोप्रीन के बारे में। यहां पर और देख लो एक बार आप, कि जैसे ये 4 कार्बन की श्रृंखला होती है, दोनों में क्या होती है, 4 कार्बन की श्रृंखला है। इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, यानी 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, बाकी की वैलेंसी है जो हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है। इसमें आइसोप्रीन होता है, उसमें तो सेकंड कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा होता है, और जो आपका क्लोरोप्रीन होता है उस पे, या जो नियोप्रीन होता है उस पे सेकंड कार्बन पे आपको क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है, और बाकी की बारी जो होती है वो की वही एक स्ट्रक्चर होती है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है, उसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। जो आपका नियोप्रीन है उसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला आंसर हो जाएगा 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एसिड है और इसकी वो Cl2 या Br2 और रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहा है। तो देखिए ये मैं 2019 वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि ये HVZ हेल-वोलार्ड जेंसी की रिएक्शन है। इसमें दरअसल क्या होता है कि यहाँ पर आपके जैसे ये RCH2COOH है, ठीक है, ऐसा समूह आपके पास उपस्थित है। यहाँ पर आपके पास Cl2 या H2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है। तो जहाँ पर Cl जुड़ता है वहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और ये रेड फॉस्फोरस बिल्कुल अल्प मात्रा में होता है, ठीक है। क्या होता है, अल्प मात्रा में होता है। यहाँ पर आपका H2O होता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में काम में आते हैं, ये सेकंड स्टेप में काम में आता है, ठीक है। तो ऐसे जब आपके पास ये होता है तो इसमें क्या बनता है कि यहाँ पर जो ये है रेड फॉस्फोरस Cl2 की उपस्थिति में HVZ रिएक्शन होती है, और उसके लिए एक ही चीज सबसे अनिवार्य होती है, वो होती है कि जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिडुलर समूह कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके प्रथम कार्बन पे यानी अल्फा कार्बन पे, ये कार्बन है, ये समूह है, समूह के पास वाला जो पहला कार्बन है जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन उपस्थित होनी ही चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इस अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पर यह समूह जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा आपके पास, RCHCl
COOH। और इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? HVZ रिएक्शन, हेलवर्ड हॉट-जेंसी की रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका RCN SnCl2 HCl। याद आ गया होगा, SnCl2 और HCl नाम लेते ही कौन सा अपचयन है? बताओ जरा, कौन सा अपचयन है? स्टीफन अपचयन है क्या? स्टीफन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एमीन है, क्या होगा यहाँ पर आपका जो एमीन है RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, ठीक है, ये जब रिएक्ट करेगा SnCl2 HCl RCN से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? एमीन बनेगा। क्या बनेगा? एमीन RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बन जाएगा? ये क्या है आपका? एमीन है। और जब ये एमीन टूटेगा, जब ये एमीन का यहाँ पर क्या किया जाएगा? जल अपघटन कराया जाएगा। आपको H2O दे रखा है आगे सेकंड स्टेप में। जब ये एमीन, इसका जब आप जल अपघटन करवाओगे H2O की उपस्थिति में, तो आपके पास यहाँ पर एक HOH इधर, ठीक है, H2O दो भागों में टूटेगा, HOH में, HOH में। तो देखो यहाँ से तो NH3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास? RCHOH निकल जाएगा। अब एक ही कार्बन पे जेम, विसिनल नहीं है, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो समूह, समान समूह उपस्थित होना। तो जेमाइनल है, एक ही कार्बन पे दो जेम OH उपस्थित होते हैं, तो वो अस्थायी होता है, इसलिए एक H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड बन जाएगा। एक H2O बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO। क्या बन जाएगा? दो कार्बन का एल्डिहाइड। जितने कार्बन पहले थे वही कार्बन पहले हैं और NH3 बाहर निकल गया है। यहाँ पर क्या निकल गया है? यहाँ पर बाहर निकल गया है आपका NH3 गैस भी बाहर निकल गई है। याद रखना दोस्तों, ये कौन सी है? स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका फिनोल और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया में जलीय NaOH की उपस्थिति में कराने पे क्या बनता है? देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जितने भी आपके नाइट्रोजन वाले, जैसे अभी स्टीफन है, ये 2018 में आ गया लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन वाली जितनी भी रिएक्शन है आपके, नाइट्रोजन वाली और जितनी भी बेंजीन वाली रिएक्शन है, वो आपके जेट के सिलेबस में तो है नहीं, ICAR BHU के सिलेबस में अब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो। वैसे तो ये जेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। देखो, फिनोल और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है? जलीय NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं दोस्तों, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? पूरा नहीं बताऊंगा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है फिनोल के पास वाले एक कार्बन पे CHO समूह जुड़ जाए, ये आपका क्या होता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर मान लो ये क्लोरोफॉर्म की जगह, इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर CCl4 लेता, तो यहाँ पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक अम्ल बनता, वो होता COOH समूह। समझ गए? एल्डिहाइड की जगह COOH समूह आ जाता। अगला क्वेश्चन है आपका रसायन जिसका एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाए। ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें एक ही अभिक्रिया में एक ही का ऑक्सीकरण और अपचयन होता हो। केनिजारो याद आई क्या? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। आपके मास्टर बताते रहते हैं बेटा एल्डोल संघनन का जस्ट उल्टा होती है केनिजारो। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो केनिजारो में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। HC एल्डिहाइड, इसी एल्डिहाइड की जब ये जो एल्डिहाइड होता है, ये क्या करता है? जब एल्डिहाइड से आपका फॉर्मेल्डिहाइड, कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं, केवल फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है? यहाँ पर सार की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है आपकी। किसकी उपस्थिति में? सार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो एक तो आपके पास अम्ल बन जाता है और एक आपके पास क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। देखो, एल्डिहाइड से जब ये एसिड में परिवर्तित हुआ तो यहां तो आपका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और जब एल्डिहाइड से जब ये एल्कोहल में परिवर्तित हुआ तो यहां क्या हो गया आपका? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। समझ गए क्या इस बात को? यहां पर अपचयन हो गया और यहां ऑक्सीकरण हो गया। तो एक ही रिएक्शन में सब कुछ हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो किसका हो सकता है? ये केवल फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका व्यावसायिक एल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें कॉपर सल्फेट प्लस पिरिडीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? पिरिडीन मिलाते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस पिरिडीन मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सांद्र HCl व
निर्जल ZnCl2। इसमें देखो ZnCl2 ही दे रखा है केवल, लेकिन वैसे पूरा होता है निर्जल यानी जल विहीन जो ZnCl2 होता है वो क्या कहलाता है, वह उसका मिश्रण कहलाता है आपका ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने में काम में आता है, क्योंकि जब 1 डिग्री एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक से रिएक्शन करवाई जाती है तो तुरंत जस्ट 2 सेकंड में ही ये व्हाइट पीपीटी दे देता है। लेकिन जब यही रिएक्शन 2 डिग्री से करवाई जाती है, सॉरी 3 डिग्री से करवाते हैं तो तुरंत पीपीटी देता है, 2 डिग्री से एल्कोहल से करवाते हैं तो 5 मिनट बाद पीपीटी देता है, और 1 डिग्री से करवाते हैं तो कमरे के ताप पे पीपीटी आता ही नहीं है। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक कौन सा होता है, HCl, सांद्र HCl वह निर्जल ZnCl2 का 1:1, क्या 1:1, तभी वह ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। उसका अगला क्वेश्चन है अम्ल की प्रबलता का घटता क्रम। देखिए वैसे तो ऐसा वाला जो भी क्वेश्चन होगा आपके पास नाइट्रोफिनोल वाला, उसमें सब में क्या होता है, जहां पर भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा वहां पर देखो आपके ऐसा होगा, कोई सा भी OH और NO2 के अलावा आप कोई सा भी समूह ले लेना, वहां पर तो आपके ऑर्थो ज्यादा, फिर पैरा ज्यादा और फिर मेटा ज्यादा, ये अम्लता का क्रम है। लेकिन जब आपके पास देखो, जब आपके पास नाइट्रोफिनोल आ गया तो यहाँ क्या होता है कि जो ये OH होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन होता है वो ऐसे होता है, ये एक ऑक्सीजन ऐसे होती है और एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य दूरी कम होने से यहाँ क्या होता है, H बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, H बॉन्ड। और इस H बॉन्ड बनने की वजह से ये हाइड्रोजन है, ये 2 बॉन्ड से जुड़ गया अब, तो यह हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज नहीं होता। और अम्लता कब प्रदर्शित होती है, जब H+ आयन बाहर निकले, तो यहाँ से H+ आयन बाहर नहीं निकलता है। ये कौन सी पोजीशन, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो समूह के हिसाब से। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे जो NO2 समूह जुड़ा हुआ है ये इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके H बॉन्डिंग कर लेता है, जिससे ऑर्थो की अम्लता घट जाती है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर आपका बदल जाता है, और इस जगह जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पर आंसर पैरा सबसे ज्यादा अम्लीय, फिर ऑर्थो और फिर मेटा। क्योंकि देखो दोस्तों मेटा सबसे लास्ट में इसलिए गया है कि मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है, यानी मेटा पे जो आपका अनुनाद प्रभाव है वो नहीं लगता है। ठीक है, एसिल क्लोराइड है वो H2 और PdBaSO4 की उपस्थिति में क्रिया करके कोई उत्पाद बना रहा है, तो आपको बताना है कि ये उत्पाद कौन सा है। याद करो, देखे आपको ये रिएक्शन याद आई क्या, कौन सी है, रोजेनमुंड अपचयन है क्या, कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड अपचयन है। तो रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है, जो एसिल क्लोराइड होता है, जो आपका एसिल क्लोराइड होता है वो H2 और BaSO4 की उपस्थिति में क्या बना लेता है, एल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। तो उत्पाद क्या हो जाएगा, RCHO। तीसरा आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर जो आपका PD है ये उत्प्रेरक होता है, और BaSO4 होता है वो उत्प्रेरक वर्धक होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक। और क्यूनोलिन का यहाँ पर माध्यम लिया जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो दोस्तों ये 2019 में मैं बता चुका हूं, यहां पर फिर से बता देता हूं कि जहां पर भी प्रतिस्थापन हो रहा हो, नाभिक स्नेही एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर रहा हो, वही न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी। तो यहां पर देखिए RX प्लस KOH, इसमें ROH प्लस KX बन रहा है। तो क्या बताओ, OH जो माइनस है वो अक्स माइनस को प्रतिस्थापित कर रहा है, एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी, ये ओजोनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ओजोनीकरण। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों आपका जो ओजोनीकरण अभिक्रिया है, इस रिएक्शन को मैं देखो क्वेश्चन आपको सामने दिख ही रहा है। इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पर आपका A है, फिर ये HBr है आपका,
देखिए एसी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको ए बताना है, ठीक है। तो देखिए एसी रिएक्शन में अगर आपको बी और सी नहीं दे रखा हो फिर ए पूछे तो आप उल्टा स्टार्ट कर दिया करो। इसका जब सी का ओजोनीकरण हुआ है तब ये बना है। तो आपको पता है ये जो CO2 है ये कंफ्यूज सबसे ज्यादा करता है। तो CO2 यहाँ पर किससे आया होगा, एल्डिहाइड से आया होगा। किससे, CH और फॉर्मेल्डिहाइड से आया होगा। कि फॉर्मेल्डिहाइड पहले किस में कन्वर्ट हुआ होगा, फॉर्मेल्डिहाइड पहले COOH में कन्वर्ट हुआ होगा, फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड किस में गया होगा, CO2 में गया होगा। तो अपने को क्या मिला यहाँ पर, एल्डिहाइड। जब ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड यानी जब आपके पास एसिटेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं तो ये दोनों एल्डिहाइड किससे बन सकते हैं, आपके पास 1 2 3 कार्बन की आपके पास कोई एल्कीन होगी और उसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। देखो एल्कीन में यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक जिंक के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना होगा, CH3CHO प्लस CHO, कुछ ऐसा ही बना होगा। और अपने को उत्पाद भी यही मिला है। तो सी क्या हो गया आपकी, ये एल्कीन हो गई। सी क्या हो गई आपकी, एल्कीन हो गई, यानी C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C। अब ये कहा, ये एल्कीन कब मिली है, जब एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH से एल्कीन तब मिलती है जब यहाँ पर कोई समूह उपस्थित होगा और उस समूह को इसने रिमूव करा दिया होगा। क्या करा दिया होगा, रिमूव करा दिया होगा। अब आपको पता है यहाँ पर HBr है तो यहाँ पर कोई समूह होगा उसमें HBr जुड़ा हुआ होगा। आपको पता है डबल बॉन्ड यहाँ आया है तो Br कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब C सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर ये Br जुड़ा होगा। अब ये Br किससे मिला होगा, ये Br किससे मिला होगा, ये मिला होगा जब यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर Br निकला होगा, ठीक है। तो ये किससे मिला होगा, 1 2 3 कार्बन वाली किसी एल्कीन से। किससे, ये इससे मिला होगा, समझ गए। इससे ये मिला, फिर इससे ये मिला और यहां से ये आंसर आ गया। तो आपके पास एल्कीन कौन सी आई, 3 कार्बन की। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, प्रोपीन आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सेकेरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए आप इसका आंसर 2 तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका तो ये है कि इसमें 2 जो इसके अलावा बाकी के दे रखे हैं वो सेकेरिन जैसे ही नाम है, कोई भी रासायनिक नाम नहीं दिखाई दे रहा है। और पहला है वो सेकेरिन जैसे नाम नहीं दिखा रहा है, ऑर्थोसल्फोबेंजीनेमाइड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहो, स्ट्रक्चर से नाम देखना चाहो, तो आपकी जो सेकेरिन होती है वो कुछ इस तरह से बनी हुई होती है। अब बताओ, ऑर्थोसल्फो, ये यहाँ पर ये समूह जुड़ा हुआ है तो इसके साथ ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा। तो ऑर्थो पे जुड़ा हुआ था ऑर्थोसल्फो बेंजीनेमाइड, ये एमाइड है, ये एमाइड है। तो बेंजीन एमाइड, ऑर्थो पे क्या है, सल्फो, तो ऑर्थोसल्फो बेंजीनेमाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके एरोमेटिक कंपाउंड का आ गया। एरोमेटिक कंपाउंड का इसका आंसर फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा, सेंड मेयर रिएक्शन। आपके है नहीं इसलिए सिलेबस में बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा। अगला है, निम्न में से कौन सी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे एनिलीन नहीं देती है। एनिलीन क्यों नहीं देती है, क्योंकि एनिलीन पे जो नाइट्रोजन समूह होता है वो AlCl3 से क्रिया कर लेता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्वांटम संख्या त्रिविम अभिविन्यास को बताती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, 2019 में बता चुका। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती है, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या है वो कोष की आकृति को या आकार को बताती है। द्विघंसी क्वांटम संख्या है वो उपकोष की आकृति को बताती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष की जो स्थिति वो कक्षक होती है उसी को बताती है, जैसे ये px होगा। जो द्विघंसी क्वांटम संख्या है वो ये बताती है कि p ऐसा होता है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि px ऐसा होता है। ये x अक्ष होगा आपका और ये y एक्सिस होगा, तब बताती है, ठीक है। और अगर आपके पास y हो तो देखो ऐसे बता दी कि अगर पी वाई का अगर आपको बनाना है तो पी वाई का ऐसा हो जाएगा जब आप इसको वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। अगर मान लो आपको एक्स एक्सिस बनाना हो, इसको मान लो अगर आप जेड मानना चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। तो जिस एक्सिस पे होगा वो उसी के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोरस के निम्नतम स्तर पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी फॉस्फोरस जब अपनी उदासीन स्टेज में होता है, मूल अवस्था में होता है, तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो निकाल लो, संग्रहण से निकाल लेंगे। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p3, 15 हो गए क्या। फॉस्फोरस 15 नंबर पे ही आता है। देखो ये पूर्ण से भरे हुए और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n संबंधित कक्षों की कुल संख्या कितनी होगी। तो जो m बराबर है वो n के स्क्वायर के बराबर होता है। 2019 में मैंने बताया है आपको। तो n का मान कितना है, 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 कक्षक हो जाएंगे। 1 s का, 3 p के और 5 डी के, कितने, 9 हो गए ना। अगला क्वेश्चन है
किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +1/2 हो, तो एक चीज बताओ, +1/2 तो मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है s कक्षक में, है ना। तो कौन सा हो गया, देखो n बराबर 2 है, मतलब n बराबर 2 किस किस के लिए होता है, n बराबर 2 किस किस के लिए होता है, l बराबर 0 2s के लिए होगा, l बराबर 0 2s के लिए होगा। जब ये 2s के लिए हो रहा है तो एक तो लिथियम हो सकता है, एक बेरिलियम हो सकता है, क्योंकि 2s के अंतिम इलेक्ट्रॉन तो इसी में जाते हैं। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लिथियम में एक ही जाता है, तो एक की पहले की बात कर रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, लिथियम। अगला है अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें होगी, तो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी Fe+2 में हो जाएगी। किसमें, Fe+2 में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 इलेक्ट्रॉन के अगर हिसाब से मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, 3d6 4s2 होगा, +2 आती 4s2 तो गायब हो गया, 3d6 बचा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो युग्मित हो गए और 4 अयुग्मित बच गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है, जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में समायोजन, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे नया कोष बढ़ता जाता है, जिससे आकार में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, यानी नया आवर्त बढ़ता है। उसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आपको देखो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज n-3 f- और Na+ दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन। देखिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 11 में से 1 गया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी इकाई नहीं होती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता किलो जूल में होती है, आयनन ऊर्जा किलो जूल में होती है, उत्तेजन विभव वोल्ट में होता ही है आपका, और अगर इसकी उत्तेजन विभव की ऊर्जा देखें तो वो भी किलो जूल में होती है। विद्युत ऋणता की कोई विमा नहीं होती है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अणु जिसमें 2 एकाई के इलेक्ट्रॉन युग्म व 2 अबंधी युग्म उपस्थित हो, तो देखिए आपके H2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये H देखो 2 बंधी युग्म हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर। देखो ऑक्सीजन में अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 तो इसमें भाग ले लिए, 1 और 2, ये लो 4 ही हो गए, तो 2 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका H2O। अगला क्वेश्चन है, चारों में से क्वथनांक किसका अधिक होगा, तो आपके H2O का क्वथनांक अधिक हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, N2 + 3H2 = 2NH3 अभिक्रिया के लिए Kp और Kc में संबंध, तो देखिए Kp और Kc में संबंध होता है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है। अब इस अभिक्रिया के लिए आप लगा लो, इस अभिक्रिया के लिए आप लगाओगे Kp बराबर Kc और RT लिखना, डेल्टा Ng क्या होता है, Np-NR, उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल, तो उत्पाद के मोल कितने हैं इसमें, 2 है, अभिकारक के मोल कितने, 4, कितना आ गया -2, तो RT की पावर -2 आंसर इसका हो जाएगा, पहला आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 800 डिग्री केल्विन पे आपको ये जो आपको दे रखे है केसी का मान, तो ये केसी का मान निकालना है। तो दोस्तों देखो मैंने 10 वीडियो की एक सीरीज बनाई है, उसमें आपके केपी और केसी भी आ रहे हैं। ठीक है, 10 वीडियो की एक सीरीज बनाई है जिसमें आपके केपी और केसी भी आ रहे हैं। वहाँ पर मैंने क्या किया है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो हर एग्जाम में आने वाले ही हैं। जेट में 10 वीडियो, हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आएगा और एक वीडियो मुश्किल से 7 से 8 मिनट का है, तो आप वो भी वीडियो देखिए, आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए केसी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर मैं NO2 क्या रखूँगा, NO का स्क्वायर बटा N2 की सांद्रता और O2 की सांद्रता, इसका मान आप रख दो। इसका मान जैसे ही आप रखोगे तो आपके पास जो आंसर है वो एग्जैक्टली 0.622 आ जाएगा। आप NO की जगह क्या रखोगे, NO की जगह आपको सांद्रता दे रखी है 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो 2.8 × 10⁻³ 2 बार आ जाएगी, बटा नीचे रखोगे आप O2 की 4.2 × 10⁻³ और इसकी रखोगे किसकी, O2 की रख दिया आपने, N2 की रखोगे 3 × 10⁻³ तो देखिए 10⁻³ से -3 कैंसिल हो जाएगी, और ये ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू 2.8 × 2.8 बटे 4.2 × 3, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.66622 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए अभिकारकों की सांद्रता दुगनी करने पे साम्य स्थिरांक क्या होगा। याद रखना दोस्तों, साम्य स्थिरांक केवल ताप से प्रभावित होता है और किसी से प्रभावित नहीं होता है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप लिंक देख लेना नीचे। आगे है, मानव रुधिर का pH कितना होता है, 7.4। याद रखना
निम्न में से कौन सा ब्रोंस्टेट अम्ल व सार दोनों की तरह बिहेव कर सकता है? तो आपका HCO3 माइनस कर सकता है, क्योंकि ब्रोंस्टेट अम्ल और सार क्या होते हैं? ब्रोंस्टेट अम्ल जिसमें एक H+ जोड़ा जा सके और ब्रोंस्टेट सार जिससे एक H+ हटाया जा सके। तो HCO3 माइनस में मैं दोनों कर सकता हूँ। अगर इसका ब्रोंस्टेट अम्ल बनाना है तो एक H+ जोड़ दूँ तो H2CO3 बन जाएगा, और अगर एक H+ हटा दूँ तो ब्रोंस्टेट सार बन जाएगा जो CO3-2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लुईस सार नहीं है। देखिए दोस्तों, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो वो लुईस अम्ल होता है, तो लुईस सार वो नहीं होगा, तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा Ag+। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीतल पेय के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी देर की pH क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, pH निकालने की शॉर्ट ट्रिक का भी मैंने वीडियो बनाया है। pH है वो होगी आपकी नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, तो आपके पास जो H+ आयन की सांद्रता है वो 3.8 × 10⁻³ है। ये लॉग में है, आपके नेगेटिव लॉग में, तो इसका क्या हो देखो, जो पावर है वो सामने आ जाएगी। तो 3 - 3 लॉग 3.8 कितना होता है? 4 की वैल्यू रख दूं मैं तो आराम से, क्या दिक्कत है? अगर मैं 4 की वैल्यू इसमें रख दूंगा 0.60, तो 3.8 थोड़ी सी कम होगी, तो 5.8 रख दूं। ये लो, मैंने 5.8 रख दी। आंसर कितना हो जाएगा? 2.42। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अम्लीय बफर है? तो देखिए दोस्तों, अम्लीय बफर वह होता है जिसमें दुर्बल अम्ल तथा प्रबल सार के साथ बने लवण का मिश्रण हो। तो आपका पहला ऑप्शन देखिए, दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, और सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस CH3COOH ये दुर्बल अम्ल रहा, वीक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दुर्बल अम्ल का लवण। ठीक है, ये देखो प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल अम्ल का लवण है, और ये दुर्बल अम्ल रहा, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? अम्लीय बफर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धुआं निम्न में से किसका कोलाइडिसोल है? तो देखिए दोस्तों, धुआं एक गैस की तरह होती है और उसमें मिट्टी के कुछ कण उपस्थित होते हैं, यानी गैस में ठोस, मिट्टी ठोस होगी, और गैस है तो गैस में क्या होगा? ठोस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा, गैस में ठोस। अगला है, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों, जो आपका टिंडल प्रभाव है वो वास्तविक हीलियम में नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों, मैं एक 10 वीडियो की एक सीरीज लेके आया हूं, उसमें से कुछ वीडियो हो चुके हैं, कुछ वीडियो चल रहे हैं, आप उन्हें भी देखिए। वहां से आपके 100 मिनट, ओनली 100 मिनट